ऐसा क्या था जो कि हिटलर को इस्लाम और इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी इतना फैसिनेट करती थी? Firestorm yesterday by suggesting that former Jerusalem Mufti Haj Amin al-Husseini and not Hitler was responsible for the murder of 6 million Jews during the Holocaust. Hitler told al-Husseini that the Nazi regime supported the Palestinian cause and rejected the idea of a Jewish national home. ये मेन स्ट्रीम हिस्ट्री से क्यों हटा दिया गया? इसमें किसका फायदा था? पैलेस्टीनियन कॉज के मसीहा के रूप में हिटलर को दिखाना। कुछ चीजें बहुत क्लियर है दैट जजमेंट डे तब तक नहीं आएगा जब तक आपने ज्यूज को मार नहीं दिया है। सेम अप्लाइज टू द ज्यूज। गुड ज्यू ओनली टिल व्हेन ही डज नॉट पिक्स अ वेपन। सोल्जर्स को मोटिवेटेड रखना है। द ओनली रिलीजन व्हिच कैन कीप सोल्जर्स मोटिवेटेड इज इस्लाम। अगर वो गाजा के सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं तो एक तरह से वो नाजिज्म के सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं, क्योंकि फ्री पैलेस्टाइन मूवमेंट होता ही नहीं अगर नाजिज्म नहीं होता। आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। हाँ, फ्री पैलेस्टाइन मूवमेंट इज अ The Commission concluded that Israel has committed genocide against the Palestinian people in Gaza and that it is continuing with that genocide. लेकिन मैं वही वापस से उस सवाल पे आऊँ कि हमारे ऊपर ऐसा क्या बंधन है कि हम इस हिस्ट्री को, नाजी हिस्ट्री को या इस्लामिक हिस्ट्री को, हम उसके असल स्वरूप में ना प्रस्तुत करें। वो हिटलर के पास सिर्फ एक पॉलिटिकल अलायंस के लिए गए। वो हिटलर को भगवान या प्रॉफिट बनाने के लिए नहीं गए थे। हिस्ट्री स्टडी ऐसी होती है, आप ये नहीं बोल सकते कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि आप भी कुछ एविडेंसेस के बेसिस पे बोल रहे हैं। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। Arise, awake and strive for knowledge. नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिक पेन पॉडकास्ट के इस एक्सप्लोसिव एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे चैप्टर की जो हिस्ट्री की किताबों से लगभग मिटा दिया गया है। हमारे साथ हैं ऑथर, हिस्टोरियन और प्रोवोकेटर आभास मालदेयार, जिनकी नई किताब हिटलर द प्रोक्लेम्ड मसीहा ऑफ द पैलेस्टीनियन कॉज दुनिया को झटका देने वाली है। इस किताब में आभास एक ऐसे सच को खोलते हैं जहां अडोल्फ हिटलर, ग्रैंड मुफ्ती ऑफ जेरूसलम और पैलेस्टीनियन कॉज एक अजीबोगरीब हिस्टोरिकल अलायंस में बांधे जाते हैं। क्या हिटलर को अरब लीडर्स ने सच में एक मसीहा माना था? क्या नाज़ी प्रोपेगेंडा ने मिडिल ईस्ट में एंटी ज्यूइश नैरेटिव को डिज़ाइन किया? और सबसे बड़ी बात, भारत और दुनिया भर की मेन स्ट्रीम हिस्ट्री ने इस सच को छुपाया क्यों? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन आपको हिला देगी। नमस्कार आभास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द इंडिक पेन उत्तिष्ठ भारत सीरीज़ में। नमस्ते आभास, आपकी किताब जो अभी आई है हिटलर पर, वो हिटलर को सिर्फ एक यूरोपियन डिक्टेटर के तौर पे ही नहीं, एक मसीहा के तौर पर बताती है, जो आज की टाइम पे बहुत ही हॉट टॉपिक है, पैलेस्टीनियन वॉर पे। पैलेस्टीनियन कॉज के मसीहा के रूप में हिटलर को दिखाना, ये मेन स्ट्रीम हिस्ट्री से क्यों हटा दिया गया? इसमें किसका फ़ायदा था? और जबकि हिटलर तो कभी भी ऐसा नहीं रहा कि बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर के रूप में प्रतीत हुए। हमारी हिस्ट्री बुक्स में ही इज़ पोर्ट्रेड, वट एवर इज़ टॉक्ड अबाउट हिटलर इज़ नॉट टॉक्ड इन अ वेरी पॉजिटिव वे। तो फिर किसका फ़ायदा था? क्यों ऐसा हुआ कि ये जो एक कनेक्ट था बिटवीन द पैलेस्टीनियन कॉज एंड हिटलर, वो हिस्ट्री बुक से गायब कर दिया गया? अगर हम इतिहास के पन्नों को खोल के देखेंगे तो हर पहलू हमको अचंभित कर सकती है। चाहे वो हम मध्यकालीन भारत की बात करें या मॉडर्न एरा, जैसे कि यूरोपियन एरा में और वर्ल्ड वार वगैरह के दौर की बात करें, हर इतिहास के पन्ने आपको चौंका सकते हैं। और ये जिन पन्नों की हम बात कर रहे हैं, हिटलर, नाज़ी, अरब, पैलेस्टाइन, इज़राइल, ये पन्ने कुछ ऐसे पन्ने हैं जिनको बिल्कुल दबा ही दिया गया। उसका कारण था जियोपॉलिटिक्स। एक समय था जब फ्रांस, ब्रिटेन और बाकी यूरोपियन शक्तियाँ इज़राइल के सपोर्ट में खड़ी थी।
और पैलेस्टाइन उनके शत्रु की तरह था, या फिर जो अरब वर्ल्ड था उनके एनिमी की तरह था। और इसी वजह से अरब वर्ल्ड हिटलर के साथ अलायंस करता है, उनके बीच में मैत्री होती है। और लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1950 के बाद स्पेसिफिकली चीज़ें बदलने लगी। ऑयल की डायनामिक्स ने सबको बदल के रख दिया, सब चीज़ को बदल दिया। अच्छा। और ऑयल की डायनामिक्स की वजह से वेस्टर्न वर्ल्ड एज इन अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, ये सभी लोग अरब वर्ल्ड को एक मित्र की तरह देखना शुरू कर दिए। ऑब्वियसली फॉर पर्सनल बेनिफिट्स। यस, चीज़ें बदलने लगी थी। लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एनेक्डोट की तरह जो सामने निकल कर आता है वो ये है कि अमेरिका अभी भी इज़राइल के एक मित्र के रूप में खड़ा है। हालांकि उसके पेट्रोल को लेकर के या फ्यूल ऑयल को लेकर के उसके रिश्ते अरब कंट्री से भी अच्छे हैं, लेकिन उस वक्त जो उनका एलाई है अरब वर्ल्ड में, वो अरब्स नहीं है, वो ईरान है। आज ईरान शत्रु है अमेरिका का, लेकिन जो शाह का दौर था उस वक्त शाह बिल्कुल अमेरिकी पपेट माने जाते थे। और इस अमेरिका के लिए जो तेल को लेकर के जो भी संबंध थे अरब नेशन से, तो वो ईरान से थे। ईरान वॉज अ इम्पॉर्टेंट अलाई। लेकिन इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद चीज़ें बदलने लगी। इस्लामिक रेवोल्यूशन जो ईरान में होता है 1979 में, उसके बाद चीज़ें बिल्कुल बदल सी जाती हैं। लेकिन उस समय तक वेस्टर्न वर्ल्ड पूरी तरह से इस्लाम के अपीजमेंट में लग चुका है। भारत पे यूएसएसआर का बहुत लंबा समय दौर तक इन्फ्लुएंस रहा था, और बिकॉज यूएसएसआर हमेशा से अमेरिका के विरुद्ध रहा था। अमेरिका और यूएसएसआर ये दो पावर थे जिनके वजह से कोल्ड वॉर चल रहा था। और चूँकि अमेरिका इज़राइल का मित्र है, यूएसएसआर का मित्र डेफिनेटली पैलेस्टाइन होने वाला था। और चूँकि यूएसएसआर का मित्र पैलेस्टाइन था, तो भारत की जो पॉलिसी बनी वो काफ़ी प्रो पैलेस्टाइन सेंट्रिक होकर के बनती गई। यस। और इस वजह से हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि कभी कोई इतनी गंदी अलायंस होगी जो कि नाजी और अरब वर्ल्ड के बीच में एग्जिस्ट करती होगी, क्योंकि हमारे मन में कभी पैलेस्टीनियन के लिए कभी कोई एंग्स्ट नहीं आया। कभी हमारे मन में ये सवाल नहीं उठा कि पैलेस्टीनियंस गलत थे। भारत के जो पॉलिसीज थे हमेशा प्रो पैलेस्टाइन थे, और हमने इनफैक्ट इजराइल को काफ़ी देर से रिकॉग्नाइज किया। और इसका एक लौता कारण ये था कि भारत भी बहुत हद तक सेक्युलरिज्म के चपेट में आकर के इस्लामिक वर्ल्ड के सामने एक सेक्युलर राष्ट्र की तरह खुद को दिखाने के चक्कर में इन सब बातों को दबा दिया गया। हमने कभी इसके बारे में बात नहीं की, या शायद हम उतनी दूरी तक पहुंच भी नहीं पाए। हमारी जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी थी वो कहीं ना कहीं हमारे आसपास ही उमड़ करके रह गई, और शायद इसी वजह से आज तक भारत में किसी ने कभी इस विषय पे इतने गहराई से लिखने की ज़रूरत भी नहीं समझी, और किसी ने लिखा भी नहीं। लेकिन जो चीज़ें मेरी किताब से निकल करके आ रही हैं वो पूरे डायनामिक्स को बदल सकती हैं। और शायद भारत में जिन लोगों का दिल आज भी पैलेस्टाइन या गाज़ा के लिए धड़कता है, वो शायद समझ पाएँ कि अगर वो गाज़ा के सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं तो एक तरह से वो नाजिज़म के सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं। मैं इस पर ही आपसे अगला सवाल पूछूंगी कि ऐसा क्या इन्फ्लुएंस है द पैलेस्टीनियन आइडेंटिटी जो है और नाजी आइडियोलॉजी जो है, इसको थोड़ा हमें समझाएं कि क्यों आप इसको एक अगर हम पैलेस्टीन के लिए खड़े हैं तो हम नाजी आइडियोलॉजी के लिए खड़े हैं। इस बात पर थोड़ा और डिटेल में बात करें कि क्या वो है, कनेक्ट है। एक पैलेस्टीनियंस और नाजीज के बीच में एक कॉमन थ्रेड था, वो था एनिमिटी अगेंस्ट द ज्यूज़। पैलेस्टीनियंस के लिए ज्यूज़ हमेशा से शत्रु थे। उसका कारण ये है कि जो पैलेस्टाइन का लैंड है आज, वो पहले कनान कहलाता था, बाद में वो लैंड किंगडम ऑफ इज़राइल में तब्दील होता है और किंगडम ऑफ जूडा। आज जब हम इज़राइल, जॉर्डन वगैरह के रीजन्स को मिला देंगे या पैलेस्टाइन वगैरह को, तो वो किंगडम ऑफ जूडा और किंगडम ऑफ इज़राइल हुआ करता था। लेकिन जो इस्लामिक वर्ल्ड है, इस्लामिक वर्ल्ड व्यू स्पेसिफिकली जो उस रीजन से आ रहा है, उसके हिसाब से
जो ये उनका रिवर टू सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री, इसका अर्थ ये है रिवर टू सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री ऑफ व्हाट, फ्री ऑफ द ज्यूज। इसका अर्थ ये है कि वहाँ पे उनको रिवर से सी तक एक भी ज्यू नहीं चाहिए, और अगर उनको ज्यू नहीं चाहिए इसका मतलब क्या करेंगे, दे वांट टू एनहाइलेट देम। ऑफ कोर्स। यस, और एज पर द इस्लामिक थियोलॉजी कुछ चीज़ें बहुत क्लियर है दैट जजमेंट डे तब तक नहीं आएगा जब तक आपने ज्यूज़ को मार नहीं दिया है। दिस इज़ पार्ट ऑफ द थियोलॉजी। सो एक ऐसी वर्च्यू जिसके साथ वो जी रहे हैं हर लोग पैलेस्टाइन में, आप उनसे कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस फंडामेंटल को छोड़ करके वो किसी ज्यू के साथ टू स्टेट सॉल्यूशन पे अग्री करेंगे? वो बिल्कुल अग्री नहीं करेंगे। उनके लिए टू स्टेट सॉल्यूशन इनफैक्ट पैलेस्टाइन ने कभी नहीं माना। वो अलग बात है कि ओस्लो अकॉर्ड हुआ था, यासिर अराफात ने अग्रीड फॉर द टू स्टेट सॉल्यूशन। उस समय तक यासिर अराफात काफ़ी बूढ़े हो चुके थे एंड परहैप्स उनके एस्पिरेशन थे जैसे बहुत लोगों के नोबेल प्राइज़ के एस्पिरेशन होते हैं, क्या उनके एस्पिरेशन थे पता नहीं। आजकल ड्रम के भी हैं। हाँ जी। तो ये सारे एस्पिरेशन थे और इस वजह से वो थोड़े पैसिफिस्ट हो गए। और लेकिन अपने प्राइम में यासिर अराफात कभी भी टू स्टेट सॉल्यूशन के लिए माने नहीं थे। और यहूदियों का न होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जजमेंट डे टू कम। और हर इस्लामिस्ट जजमेंट डे में बिलीव करता है। अगर वो जजमेंट डे में बिलीव करता है इसका मतलब ये है कि यहूदियों को ख़त्म करना ही होगा। दिस इज़ वेरी क्लियर, दिस इज़ कमिंग फ्रॉम थियोलॉजी। और हिटलर जिसने हमेशा ये माना कि उसको ऐसी जर्मनी बनानी है, रादर ऐसा यूरोप बनाना है जहाँ पे एक भी ज्यू न रहे। इट्स कम्प्लीटली आर्यन, जो उनके टर्म में आर्यन था, आर्यन रेस। और नाजिज़म भी बात कर रहा है एक क्रीड को हटाने के लिए, एनहिलेशन ऑफ अ क्रीड। इस्लामिस्ट भी बात कर रहे हैं एक क्रीड को हटाने के लिए, पैलेस्टीनियन इस्लामिस्ट। सो उनके बीच में ये बहुत ही कॉमन मीटिंग पॉइंट था। बोथ वाज टेंडिंग टुवर्ड द वायलेंस अगेंस्ट अ पर्टिकुलर क्रीड। सो इट वाज अ बट नेचुरल अलायंस जो हो गया उनके बीच में। In fact, he called the Islamic followers as something called the Manor religion. मैनर रिलीजन। उनका मतलब, उसका मतलब ये था कि जो the इस्लाम है religion of- इज द रिलीजन ऑफ द मैन, Man, the fighters, basically. fighters. हाँ, the male. बेसिकली द फाइटर्स। बट इसी पॉइंट पे अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ें, आभास, तो एक और चेंज हम देखते हैं। वो क्या देखते हैं कि हज अमीन उल हुसैनी करके जो इनके ग्रैंड मुफ्ती थे, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू एक्चुअली ड्रॉ दिस अलायंस विद हिटलर, वो इनफैक्ट बर्लिन में 1941 में उनसे मुलाकात भी करते हैं। और मतलब ही इज़ द मेन रीज़न कि ये जो कॉज है वो हिटलर ने अपनाया इन अ वे। वो भी स्कूल टेक्स्ट से, स्पेशली पैलेस्तीन और वहाँ की स्कूल टेक्स्ट बुक से उनका भी जिक्र हटाया गया है। रीज़न? सो इसके लिए मैं एक रेफरेंस भी देना चाहूँगा। 2015 में नेतन्याहू ने बोला था कि ग्रैंड मुफ्ती ऑफ रादर, उसने बोला एक पैलेस्टीनियन अरब ने हिटलर को इंसाइट किया था होलोकॉस्ट करने के लिए। हिटलर जस्ट वांटेड टू थ्रो द ज्यूज आउट, उसका ऐसा एम्बिशन नहीं था। अब उसमें ही वाज पार्टली करेक्ट, पार्टली रॉन्ग, बट लार्जली करेक्ट। क्योंकि हमारे पास ऐसे टेस्टिमनीज हैं, ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जिससे ये साफ पता चलता है कि जो ग्रैंड मुफ्ती ऑफ जेरूसलम वाज अ कोर कॉन्स्पिरेटर फॉर द होलोकॉस्ट। और इट कम्स फ्रॉम द माउथ ऑफ द नाजीज देमसेल्फ। जब बाद में ट्रायल चल रहा था उनका तो बहुत सारे एफिडेविट्स निकल करके आए, दे कन्फेस्ड व्हाट द थिंग वाज। तो मैंने बुक में 3 ऐसे एफिडेविट प्रोड्यूस किए हैं जहाँ पे नाजी सोल्जर्स साहब बता रहे हैं कि ग्रैंड मुफ्ती ऑफ जेरूसलम वाज अ कोलैबोरेटर विद एचमैन एंड हिमलर। और कई तो जब नेतन्याहू ने ये बात करी थी तो ही हैड टू बैक ट्रैक, क्योंकि जो ग्लोबल प्रेशर ऐसा था, कई बार ऐसा होता है कि राष्ट्र हित में आपको सत्य को जाने देना पड़ता है। बिकॉज मे बी दैट नेतन्याहू ने भी सोचा होगा, उन्होंने क्या सोचा मैं तो ये उनके लिए नहीं बोल सकता हूँ, बट जो ऐसा मुझे लगता है जो ग्लोबल प्रेशर था उसके वजह से उन्होंने अपने स्टेटमेंट को वापस ले लिया। लेकिन ये स्टेटमेंट बहुत सही है, इसके कोरैबोरेटिव एविडेंसेस हैं हमारे पास। और सो व्हाट यू आर सेइंग इज कि हिटलर फिर भी थोड़ा सा इस तरह का एक्सट्रीम पोजीशन नहीं ले रहे थे ज्यूज को लेके। वो ज्यूज को बाहर थ्रो आउट करना चाह रहे थे अपने रीजन से, लेकिन इट वाज द मुफ्ती हु एक्चुअली एट दैट स्केल।
ये अच्छा। नाजीज मार रहे थे ज्यूज को, ऐसा नहीं है कि नहीं मार रहे थे, बट ये जो मास एक्सटर्मिनेशन हुआ, द होलोकॉस्ट व्हाट वी कॉल, उसमें मुफ्ती प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके। और उसके साथ साथ बाद में भी हमको ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं जब जब जर्मनी की हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है वर्ल्ड वॉर में, और उस समय ग्रैंड मुफ्ती ऑफ जेरूसलम नाजीज से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ बॉम्ब टेल अवीव। the Lufthansa, which is the air force of Germany, Nazis, they are saying that हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। 3 बार उन्होंने इस बात को मना किया कि it will not be fair to do it. So in fact the Nazis are not okay to bomb Tel Aviv. लेकिन Grand Mufti is Pushing them for- continuously pushing कि please bomb Tel Aviv. So ये रिकॉर्ड में है हमारे पास बिल्कुल क्लियरली। सो इससे ये पता चलता है कि कुछ हद तक अगर नाजीज प्रैग्मेटिक थे, आई एम नॉट सेइंग कि उनके मन में हेटरेट कम था जूस के लिए, लेकिन एक बात क्लियर है कि नाजीज वे प्रैग्मेटिक। लेकिन ये जो ग्रैंड मुफ्ती और जो पैलेस्टीनियन लीडर्स थे, ये बिल्कुल एक पागलपन में थे कि मुझे ज्यूस को ख़त्म करना है। तो अगर हम इसको सिंपली पुट करें तो फिर भी एक युद्ध का जो नियम होता है, नाजीज उसको फॉलो करना चाह रहे थे व्हेन दे वर फाइटिंग द ज्यूज टू सम एक्सटेंट। टू सम एक्सटेंट। Yes. लेकिन युद्ध के सारे रूल्स ब्रेक करके it was the Grand Mufti who incited, and that's why probably there was a political reason to remove his name from the school textbooks Yes. of Palestine, because उनको शायद ये लगा कि मतलब there is a direct connect Yes. with Hitler and Yes. it will actually dent their cause in the modern world. I hope I have understood it correctly. यस दैट्स हाँ. करेक्ट। लेकिन मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि इस बुक के बाद लोग ये इस बात को बार बार बोलें कि अगर नाजीज को वॉर क्राइम के लिए ट्रायल फेस करना पड़ा, तो ये फ्री पैलेस्टाइन का जो लीडर्स थे उसे रह के उनको Why कभी are क्यों they नहीं? not being? They should have been war criminal. They should at least now be called the war criminals. In fact, Al-Husseini kept living a very peaceful life. He died peacefully. Nothing bad happened. He continued to live a good life. और कभी ने किसी ने उसके बारे में बात नहीं की। और इनफैक्ट यासिर अरफात was a prodigy of Grand Mufti of Jerusalem. He nurtured him. Yasser Arafat was nurtured by him, and world later on ended up seeing him as a mascot of peace and whatnot. Very interesting. This is quite shocking in fact कि इस तरह के जो revelations आते हैं, and when you see that even today अगर हम वेस्ट में जाएं तो नाजीज को लेके इतना स्ट्रॉन्ग इमोशन है, वहीं पे वही लोग पैलेस्टीन का झंडा लेके खड़े रहते हैं। Yes. अब 1988 में एक चार्टर बना विच वाज दी हमस आइडियोलॉजी। उस चार्टर से पहले तो मैं ये समझना चाहूँगी वो चार्टर क्या था, और उस चार्टर को क्या हमस आज तक फॉलो करता आ रहा है? बिल्कुल, उसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए, लेकिन कोर प्रिंसिपल कभी नहीं बदला। द अमेंडमेंट्स वे मेड फॉर जस्ट, आप अगर एक लिबरल सोसाइटी या वर्ल्ड में रह रहे हैं जिस सिस्टम को हम बोलते हैं, जहाँ पे ऑफ कोर्स वी हैव द बारबेरियंस लाइक हमास, वी आर ऑल्सो लिविंग एट द सेम टाइम वेयर आवर हार्ट लिटरली ब्लीड्स फॉर गाजन्स। अगर कुछ होता है, फॉरगेट द प्रोपेगेंडा, हमको बुरा लगता है अगर कुछ वहाँ पे दिखता है तो वी डोंट फील एलिटेड कि जो हुआ अच्छा हुआ, वी नेवर फील इट, वी फील वेरी बैड अबाउट इट। बट हमास इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच यूज the kids, the old people, the women as the shields. They literally use them as. And when we have a society which is like a death cult, and we are the people who are in the cult where we want to live, how can these two kind of creatures, as in we are also creatures, they are also creatures, live together? It's impossible. This kind of thing can never happen. And this Hamas charter was brought in because they wanted to lay a way forward against the Fatah party which existed, जो पहले की पार्टी थी PLO, जो यासिर अरफात की पार्टी थी। They wanted to, because उनके नज़र में they were more of a pacifist, they were becoming pacifist, and ये बहुत important था कि टू स्टेट सॉल्यूशन कभी ना हो और ज्यूस को ख़त्म करना प्राइमरी है। इसलिए उस चार्टर में बहुत सारे ऐसे वर्सेस जो कोट किए गए हैं हदीस से, दैट ज्यूज मस्ट बी एनहाइलेटेड। इट इज स्टिल द कोर आइडियोलॉजी, बिकॉज जो 7 अक्टूबर को हुआ वो इंडीड वाज द रेप्लिकेशन ऑफ दिस वेरी चार्टर। नहीं तो वो ऐसा नहीं करते। वहाँ पे
पैलेस्टाइन की स्ट्रीट में बच्चे खुश हो रहे हैं जब हॉस्टेजेस को ड्रैग करके लेके जा रहे हैं, एंड दे हैव द गन्स इन द हैंड, they are shouting with the joy. And so this is just a death cult, and Hamas charter is just exactly a full-fledged metaphorical explanation of what this large sector of people are about. पर ऐसा क्यों है आभास? मतलब हम एक ऐसी एरा में हैं जहाँ हम एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इज़ वेरी इजी. चलिए, आज से हो सकता था कुछ दशकों पहले इट वाज डिफ़िकल्ट टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन, कई लोगों को पता नहीं था, लेकिन आज भी जिस लेवल पे ये पैलेस्टीनियन कॉज को लेके अलग अलग देशों में, एंड नॉट जस्ट इस्लामिस्ट्स, पीपल आउटसाइड ऑफ इस्लाम, हमारे हिंदुस्तान में, भारत में भी जो है हिंदू हों, किसी और धर्म के हों, दे आर ऑल कमिंग टुगेदर कि हम पैलेस्टीनियन कॉज को सपोर्ट करते हैं. लुक एट द काइंड ऑफ वहाँ पे जो है वो मातम फैला हुआ है, बच्चों को भूखा रखा हुआ है, पीपल आर डाइंग ऑफ नॉट गेटिंग फूड एंड ऑल. ये जो पूरा जो एक नैरेटिव बिल्ड करने का सिलसिला है, ये कब शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ? ये बहुत पुराना सिलसिला है. इनफैक्ट मुझे ऐसे एविडेंसेस मिले कि 1919 में जब दंगे भड़के थे, और rather it was genocide because the Arabs went ahead to kill the Jews, and 1919 के बाद 1920 में riots होते हैं, genocide होते हैं rather, till the time when finally the Israelis, or rather the Jews, pick up weapon. जब वो Jews ने weapon उठा लिया तो वो बुरे Jew हो गए, उससे पहले तो वो बड़े अच्छे Jew थे, जब तक वो सबके मर प्यारे रहे थे. So a bad Hindu, good Hindu is good till the time he picks a weapon, so he resists. Same applies to the Jews. A Jew is a good Hindu, good Jew only till when he does not picks a weapon. और ऐसा हुआ. और उस समय भी प्रोपागेंडा ऐसा था कि प्रोपागेंडा का पावर ऐसा था कि वर्ल्ड व्यू, पूरे वर्ल्ड व्यू में वो सिंपैथी गेन करने में सक्सेसफुल हो रहे थे. ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि वो एक नेशनलिस्ट कॉज के लिए लड़ रहे हैं. पर 1920 में तो चलता है. आज की डेट में, हाँ, जब इतना हाइपर कनेक्टेड है वर्ल्ड, जहाँ एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन मच ईजियर है, आज इस चीज़ को कौन सपोर्ट कर रहा है? क्यों हो रहा है ऐसा कि हम जो है इस बात को एक स्ट्रॉन्ग काउंटर नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं? भले ही आई फील दैट जिस तरह से इज़राइल इस पूरे नैरेटिव बिल्डिंग को काउंटर करता है, इट्स फार फार सुपीरियर दैन व्हाट हम कर पाते हैं जब हम और इंडिया और पाकिस्तान का कुछ झगड़ा होता है या वॉर होती है. तो इसके बावजूद ऐसा क्यों है कि ये मामला कंट्रोल में नहीं आ रहा है? कि शायद कभी कंट्रोल में आ भी नहीं पाएगा, बिकॉज जैसा कि मैंने पहले बोला कि इट्स अ फाइट बिटवीन डेथ कल्ट एंड द कल्ट विच वांट्स टू लिव. हमारे लिए ये मानना बहुत मुश्किल है कि मैं अपने किसी परिवार वाले को बोलूँ कि जाकर के तू एक ढाल की तरह बन जा और वो आएगा, मैं बच के निकल जाऊं. सवाल ये होना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों है कि जो टनल्स हैं वो इजराइल से निकलते हैं और जाकर के चिल्ड्रन बेडरूम में ओपन हो रहे हैं पैलेस्टाइन में. ऐसा क्यों कि वो जो टनल्स हैं वो मस्जिद में ही खुलते हैं. ऐसा आखिर क्या है कि वो टनल्स हॉस्पिटल में खुल रहे हैं. मिलिट्री बेसिस कैसे बने हुए हॉस्पिटल, क्यों मिलिट्री इक्विपमेंट्स हॉस्पिटल के अंडर हैं. तो ये सब सवाल ना पूछ करके कई बार हम उस अलग आइडिया की तरफ डिफ्लेक्टेड हो जाते हैं जहाँ पे हमको पैलेस्टीनियन डेथ्स नज़र आते हैं, क्योंकि हम ये कभी एज्यूम नहीं कर पाते कि कोई इतना बदतर हो सकता है कि कोई अपने परिवार वालों को, आप जिसके साथ रहते हो उसी को एक शील्ड की तरह यूज़ कर रहे हो. और जो बच्चों को भूखे रखने की बात आई या लोगों को स्टार्व करने की बात आई, ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि पहले जो फूड की सप्लाई थी वो हमास के कंट्रोल में था और हमास एग्जॉर्बिटेंट प्राइस में या तो खाना बेचता था या फिर वो सारे खाना अपने लिए रख लेता था और वो लोगों तक पहुंचता नहीं था. हमास पास कंट्रोल. जैसे ही IDF ने, इजरायली डिफेंस फोर्स ने और इजरायली गवर्नमेंट ने रैदर बोला कि हम खुद खाना पहुंचाएंगे, इट बिकेम अ प्रॉब्लम क्योंकि वो हमास के पास पहुंच नहीं रहा था. फूड बिगेन टू रीच टू द पीपल. और ऐसे भी वीडियोज़ रिलीज़ हुए, ये पता चला, जहाँ पे पैलेस्टीनियंस आर थैंकिंग द अमेरिकन्स एंड द ज्यूज़ दैट वी आर गेटिंग द फूड ओनली बिकॉज ऑफ यू. ऐसे, बट वो सर्कुलेट नहीं हो पाया बिकॉज ये जो एक मार्क्सिस्ट नेक्सस है जो हमेशा ये इस्टेब्लिश करना चाहता है कि जो ऑप्रेस्ड है वो हमेशा ऑप्रेस्ड ही रहेगा, जो ऑप्रेसर है वो हमेशा ऑप्रेसर ही रहेगा. सो अभी के नैरेटिव में इजराइल या फिर ज्यूज़ आर द ऑप्रेसर और ये जो पैलेस्टीन है बिकॉज दे आर मुस्लिम सो दे आर ऑप्रेस्ड. सो किसी भी हाल में उन जो सिंपैथी है वो ऑप्रेस्ड के पास ही जाएगी. एंड
आज किसी भी कॉलेज के बच्चे से आप पूछें, उससे ये पूछेंगे कि इजराइल का शब्द पहली बार कब आया था, शायद वो ये नहीं बता पाएगा, लेकिन शायद उसका दिल भी आज गाजा के लिए धड़क रहा होगा। बिल्कुल। तो हम ऐसे सिचुएशन में जी रहे हैं जहाँ पे नॉलेज की कमी है, इंफॉर्मेशन है लेकिन नॉलेज की कमी। ये हमारे ऊपर है कि हम कौन सी इंफॉर्मेशन को लेना चाहते हैं। प्रोपेगेंडा हर तरफ से, इजराइल इज डूइंग वेरी गुड एट प्रोपेगेंडा। अगेन प्रोपेगेंडा इज नॉट वेरी नेगेटिव, प्रोपेगेंडा का मतलब ही है सिर्फ अपने बात को जो प्रोपेगेट कर सके। सो इजराइल भी अपनी बातों को प्रोपेगेट कर रहा है, लेकिन वो लोगों तक पहुंच नहीं रहा है क्योंकि उनके सपोर्टर्स बहुत कम है। Before we move ahead, just a small reminder to hit the subscribe button. एक स्टेप बैक लेते हैं यहाँ से एंड लेट्स गो बैक टू हिटलर। ऐसा क्या था जो कि हिटलर को इस्लाम और इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी इतना फैसिनेट करती थी? What was it about Islamist ideology that Hitler really fell for? सो हिटलर ने बहुत ही क्लियरली एंड कैटेगरिकली बोला था दैट उसको इस बात का काफ़ी दुख है कि इस्लाम ने यूरोप को कॉन्कर नहीं किया। अच्छा। और क्योंकि उसके हिसाब से इस्लाम इज़ अ रिलीजन ऑफ द मैन, द रिलीजन ऑफ द मैन, एंड ये आपको इट्स वेरी रिवॉर्डिंग। वो क्लियरली ही पुट्स इट ब्लंटली दैट व्हेन अ मैन गोज टू अ बैटल he knows that even if he gets killed, he is going to get the hoos, he is going to get the paradise. एक जन्नत मिलने वाली है जहाँ पे शराब की नदियाँ बहेगी, हनी होगी, एंड ऑल दोज मेटाफर्स जो इस्लामिक टेक्स्ट में उसको यूज़ करके हिटलर बताता है कि इट्स ऑलवेज वेरी इंस्पायरिंग फॉर अ मैन टू फाइट फॉर समथिंग। लेकिन क्रिश्चियनिटी ने क्या किया कि लास्ट में आपके पास कुछ नहीं बचता है क्रिश्चियनिटी के थ्रू। यू डोंट गेट रिवार्ड्स फॉर फाइटिंग अ बैटल इन क्रिश्चियनिटी। सो इसलिए अगर हमको सोल्जर्स को मोटिवेटेड रखना है तो द ओनली रिलीजन विच कैन कीप सोल्जर्स मोटिवेटेड इज इस्लाम। सो यस, और इसी वजह से हिटलर ने ये It is unbelievable. Somebody who took so much pride in being an Aryan race and a pure race. अकॉर्डिंग बिकॉज यू ब्रॉड इट अप, ये मैं बताना चाहूँगा व्यूअर्स को दैट इनफैक्ट हिटलर ने मेन कैंप को भी बदल दिया था फॉर द अरब्स। उसमें जो द वर्ड्स हैं अगेंस्ट द अरब मुस्लिम्स, उस वक्त उन चीज़ों को उसने एक्सपंज कर दिया था सो दैट ही कैन बी गुड कॉप इन फ्रंट ऑफ द अरब्स। ऐसा उसने किया। But all this while it was all political. Yes, it is political, but Ideological नहीं था। ideological था because hatred for the Jews is tying them. ठीक है, there was a common thread of hatred towards the Yes. Jews जो कि उनको साथ लाती थी। लेकिन जितना ये कुछ बताया जा रहा है कि he used to feel that it's a race, you know, there was a bounty after every war and all. So it was just a matter of convenience. और इनफैक्ट उसके पास हिटलर के पास प्ली आते थे अरब्स के दैट हम भी आ रहे हैं। और इनफैक्ट ग्रैंड मुफ्ती के बारे में तो नाजीज का ये कहना था कि ही इज़ मोर देन आर्यन देन एनीवन एल्स। ग्रैंड मुफ्ती ऑफ जेरूसलम के बारे में बोला गया, यहाँ तक कि इरानियंस ऑलरेडी गॉट एग्जेम्प्टेड फॉर द लॉज बिकॉज ईरान का डेफिनेटली हैड अ पास्ट ऑफ बीइंग आर्य एंड द वैदिक पास्ट एक्सेट्रा। सो समहाउ that connection went through, and for the viewers I will again make it clear, मैं उनको बताना चाहूँगा कि जो हम कई बार बहुत सारे भारतीय बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं ईरान और इज़राइल के बैटल में, तो जो अगर रेजिम चेंज हो भी जाती तो उससे भारत को शायद ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जो पहले की जो रेजिम एग्जिस्ट करती थी वो रेजिम भी काफ़ी एंटी इंडिया थी। दैट वाज नेवर प्रो इंडिया, जो मतलब इस्लामिस्ट के पहले जो रेजिम एग्जिस्ट कर रही थी। और जो ये डायनेस्टी के फाउंडर थे, पहलेवी डायनेस्टी जो जिससे शाह आते हैं, इनफैक्ट ही वाज अ कोलैबोरेटर विद द नाजीज, ही वाज अ ग्रेट अलाई ऑफ नाजीज इनिशियली। और बाद में व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड दैट दे आर द अलाई ऑफ नाजीज, अंडर द ग्लोबल प्रेशर दे बिकेम द पपेट ऑफ द अमेरिकन्स। लेकिन पहले वो भी नाजी से अलाइन थे और उन्होंने बहुत सारे एप्लीकेशन लिखे थे दैट हमको आर्य ही कंसिडर करो, हम आप ही की तरह हैं, वी आर नॉट डिफरेंट। इराकीज रोट द लेटर्स, द सीरियंस रोट द लेटर, एवरीवन वाज राइटिंग टू हिटलर। और हिटलर ने ये सारे एग्जाम्पशन दिए, सारे एग्जाम्पशन मिल गए पूरी मुस्लिम वर्ल्ड को। और इनफैक्ट हिटलर के मन में काफ़ी बुरे विचार इंडियंस को लेकर के भी थे।
मैं उसी क्वेश्चन पे आना चाह रही थी जी। लेकिन जो इंसान हमेशा अपने चिन्ह के साथ उनके सामने खड़ा रहा था वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। क्योंकि अगर मैं ग्रैंड मुफ्ती ऑफ जेरूसलम की बात करूंगा तो बहुत सारे ट्रोल हैं जो हमेशा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेके आना चाहेंगे, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाज सच अ डिटरमाइंड पैट्रियट। ही वाज, वो हिटलर के पास सिर्फ एक पॉलिटिकल अलायंस के लिए गए, वो हिटलर को भगवान या प्रॉफिट बनाने के लिए नहीं गए थे, और उनके लिए हिटलर वाज जस्ट अ मीन्स टू द एंड। यस, यही बस यही था और कुछ भी नहीं था। और उन्होंने इनफैक्ट हिटलर के रेसिस्ट पॉलिसीज को कॉल आउट किया था, ही कॉल्ड इट आउट वेरी क्लियरली। एंड उन्होंने हिटलर को इनफैक्ट बोला था कि जो आप भारतीयों को इतना कमजोर समझते हैं, भारतीय उतने कमजोर नहीं है। ही पॉइंटेड इट आउट एंड दैट वाज द कन्विक्शन ऑफ दिस मैन। एंड यहाँ पे ग्रैंड मुफ्ती ऑफ जेरूसलम, नो वन इज ग्रेटर देन यू, ही इज शावरिंग ऑल द प्रेज टू हिटलर, सो देयर कैन बी नो कंपैरिजन। अंडरस्टूड। अब क्योंकि आपने भारत की बात की तो इस पॉइंट पे मैं आपकी किताब से उस बात को उभारना चाहूँगी जहाँ आपने यू ड्रॉन पैरेलल्स बिटवीन द खिलाफत मूवमेंट, द मोपला मैसेकर्स एंड द अरब जिहाद। और मैं ये पूछना चाहूँगी कि ये जो भी हो रहा था भारत में, उसमें हिटलर का जो आइडियोलॉजी थी वो उसको कितना एक्सप्लॉइट किया जा रहा था बाय दी। हिटलर के आइडियोलॉजी को भारत में एक्सप्लॉइट उतना नहीं किया गया। लेकिन हिटलर के सपोर्ट से क्या कुछ फर्क पड़ रहा था? उनको कुछ ऐसा बल मिल रहा था कि वो भारत में और ज़्यादा आक्रामक हो रहे थे? सो देखिए, ऑटोमन एम्पायर हैज़ फेल्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। ऑटोमन एम्पायर जा चुका है, और ऑटोमन एम्पायर जाने के बाद जो अरब्स हैं वो बोल रहे हैं अब तो ऑटोमन्स चले गए। उससे पहले जो ज्यूज थे वो हमारे अंडर एज इन ऑटोमन्स भी मुसलमान थे, तो हम भी मुसलमान हैं, तो तुमको हमारे अंडर ही रहना पड़ेगा। ऑटोमन्स के जाने का मतलब ये नहीं हो गया कि आप धिम्मी नहीं रहेंगे, आप आज भी धिम्मी हैं। जब भारत में उसकी बात आती है तो जैसे मैंने मोपला का एग्जाम्पल दिया था, तो मोपला में या फिर मालाबार में मुसलमानों को इंसाइट करने के लिए अरब वर्ल्ड से एक मुसलमान आया था, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, जिसने इस बात को मोबिलाइज किया यहाँ के मुसलमानों को, ताकि वो ब्रिटिश के अगेंस्ट युद्ध शुरू कर सकें। पहला मनसूबा ये था, और जैसे इट स्टार्टेड एज अ खिलाफत या खलीफा मूवमेंट, जो कि टर्की के या फिर ऑटोमन एम्पायर के फॉल को रोकने के लिए, खलीफा को बचाने के लिए था, लेकिन इट टर्न्ड आउट टू बी अ बैटल अगेंस्ट द हिंदूज, जहाँ पे हिंदूज मासेस में मारे गए मोपला जेनोसाइड में। और जो मालाबार में जो मुसलमान हैं वो दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग लिंकेजेस विद द अरब्स। वो 7-8 सेंचुरी में अरब्स ही आए थे जो बाद में वहाँ पे रह गए, एंड दे बिकेम द मोपलास। सो डेफिनेटली वो जो कोर आइडियोलॉजी है वो वहीं से आ रही है, जहाँ से सलेफिज्म आया या फिर जितने भी हार्ड कोर एक्सट्रीम आइडियाज़ ऑफ इस्लाम आए हैं वो वहीं से आ रहे हैं। और ये उस आइडियाज़ को जी रहे थे, क्योंकि जो रूट है इस्लाम का, या फिर जहाँ से इस्लाम को सेंट्रल आइडिया इज टू स्प्रेड, वहाँ से स्प्रेड होने के आइडिया स्टैब्लिश हो चुके हैं, और यहाँ पे वो ट्रेड के थ्रू आए हैं, लेकिन वो ओरिजिन पॉइंट से उसको देख रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं कि शुरुआत यहीं से, हमको इसी मकसद को आगे लेकर के जाना है। और वो हम पूरी तरह से देख पाए थे मोपला जेनोसाइड के समय में, जो मालाबार कार्नेज हुआ और हिंदुओं को बल्क में मारा गया था, एंड इट वाज वेरी अगली। और यस, फासिज्म से कनेक्शन देखा जा सकता है, लेकिन ये एक डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था, इट केम बाय डिफॉल्ट। जैसे हिटलर खुद ही देख रहा था कि इसमें देयर इज अ थिंग टू गेट इंस्पायर्ड। हिटलर जहाँ से इंस्पिरेशन ढूंढ रहा है, उन लोगों को हिटलर से इंस्पिरेशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब हिटलर तो उनमें इंस्पिरेशन ढूंढ रहा है ना, इट वाज नॉट अदर वे अराउंड। तो इसलिए दे वर ऑलरेडी देयर विद दैट फासिस्ट आइडियोलॉजी, उनके अंदर वो ऑलरेडी थी। बट दिस इज रियली अमेजिंग टू नो कि एक ऐसी आइडियोलॉजी जो है हिटलर जैसे शासक को, जिसको प्रोजेक्ट किया जाता है एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड स्ट्रॉन्ग शासक, उसको इतना इन्फ्लुएंस कर पाई, और उसके चलते टू द एक्सटेंट कि आज भी उनकी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, जिस तरह से स्ट्रैटेजीज़ इम्प्लीमेंट हो रही हैं, वो काफ़ी हद तक वुड इट बी राइट टू से कि एक नाज़ी आइडियोलॉजी के तौर पे देखी जानी चाहिए? आज भी हम जैसे यूनिवर्सिटीज़
कॉलेजेस, स्टडी प्लेसेस, सर्कल्स में अक्सर देखते हैं कि फ्री पैलेस्टाइन मूवमेंट बहुत ही स्ट्रांग है. सो इट्स आयरनिकल, क्योंकि मेरे इस रिसर्च के बाद तो मैं बिल्कुल ये मानने को तैयार हो गया हूँ कि फ्री पैलेस्टाइन मूवमेंट बिल्कुल एक ऑफशूट है नाजिज्म का, क्योंकि फ्री पैलेस्टाइन मूवमेंट होता ही नहीं अगर नाजिज्म नहीं होता. आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं. हाँ, फ्री पैलेस्टाइन मूवमेंट इज अ नाजी मूवमेंट इंटायरली, क्योंकि फ्री पैलेस्टाइन का मतलब है फ्रॉम रिवर टू सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री बट विदाउट द ज्यूज. इट्स विद द एनिहिलेशन ऑफ द ज्यूज. नाजीज भी एनिहिलेशन ऑफ द ज्यूज ही चाहते थे. और 1930 ऑनवर्ड्स जो कोलैबोरेशन हुआ जो अरब्स और नाजीज के बीच में, it was just for the purpose to erase Jews entirely. और उनके हिसाब से हिटलर वॉज लाइक अ प्रॉफिट. हिटलर वॉज लाइक, इनफैक्ट एलेपो के स्ट्रीट में ये गाना बड़ा फेमस था, ऑन द हेवन वी हैव अल्लाह, ऑन द अर्थ वी हैव अल्लाह, ऑन द अर्थ वी हैव हिटलर, देन व्हाई ब्रिंग द फाइट विद अस. सो कहने का मतलब ये था, वो धमकी दे रहे थे कि यहाँ पे तो हमारे पास हिटलर है, हमसे युद्ध करने की कोशिश क्यों कर रहे हो. दे कॉल्ड the French, the people follower of the religion of the dogs. In fact, they abused Christianity. They had been abusing Jews. They abused Christianity too. So they have abused everybody. But still, अगर कोई उस movement को support करना चाहता है, तो they really need a complete psychoanalysis उनके करने की ज़रूरत है, because there is something टेरिबली रॉन्ग. ये तो उनको नॉलेज नहीं है, जो कि मैं मानता हूँ सच में नॉलेज नहीं है. अगर उनको थोड़ी सी, और ये सारे हिस्ट्री के स्टूडेंट कर रहे हैं, ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट कर रहे हैं, उनको तो ये चीज़ें बहुत कुछ दिनों पहले शायद JNU में भी हुआ था, जब व्हेन दिस होल वॉर स्टार्टेड. इट हैपेंड इन JNU, इट हैपेंड इन मेनी इंडियन यूनिवर्सिटीज, अशोका यूनिवर्सिटी. लेकिन मैं इसी बात पे आपसे पूछना चाहूँगी, आपने कहा कि हिस्ट्री के स्टूडेंट्स तक इस तरह के कैंपेनिंग कर रहे हैं और प्रो पैलेस्टीन कैंपेन कैंप्स में हैं. आपके ऊपर आरोप लगता है कि आप हिस्ट्री को वेपनाइज कर रहे हैं, लेकिन इस बुक की रिसर्च के माध्यम से हमें ये भी पता चलता है कि आप ऐसे रेयर जर्मन, ब्रिटिश और मिडिल ईस्टर्न जो हैं आर्काइव्स को एक्सेस किया आपने. ऐसा क्यों है कि हिस्ट्री के स्टूडेंट्स आज भी ये सब नहीं कर पा रहे हैं, जबकि आप सो कॉल्ड, आपका आर्किटेक्चरल बैकग्राउंड है, आपके ऊपर ये भी आरोप लगता है कि आप हिस्टोरियन नहीं हैं, जबकि आई थिंक एनीबडी हु believes to learn about what's happening and is able to do it efficiently and effectively, उसको आप, I'm sure there are reasons for people to call out people as non-historians, लेकिन ऐसा क्यों है कि आज भी यहाँ तक कि हिस्ट्री के प्रोफेसर्स, रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स, कोई भी ये इंटरेस्ट नहीं लेता है कि हम एक्चुअल फैक्ट्स को, चलिए हम जब भारत की बात करते हैं तो हमें कुछ समझ आता है कि ठीक है और पॉलिटिकल रीजंस हैं, लेकिन किसी भी और कंट्री के लोग किसी भी और कंट्री के, इंक्लूडिंग भारतीय जो हिस्टोरियंस हैं, भारतीय जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, वो ये एक्सेस क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं ट्रूथ बाहर लाते हैं? सो पहला, उनको ये नहीं पता हिस्ट्री कैसे पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं. आई एम वेरी ब्लंट अबाउट इट. हालांकि मैं हिस्टोरियन नहीं हूँ, मेरे फादर हिस्टोरियन है. मैंने उनसे सीखा है कि हिस्ट्री कैसे पढ़ी जाती है. मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि वो बहुत बड़े हिस्टोरियन है या कुछ भी, बट एटलीस्ट आई नो द बेसिक ऑफ हिस्ट्री. और बेसिक ऑफ हिस्ट्री का मतलब ये है कि एक बहुत ही साधारण सा मैटर है. यहाँ पे आपको सिर्फ प्राइमरी सोर्स उठाने हैं और आपको एविडेंसेस को कोलैबोरेट करना है, को ट्रायंगुलेट करना है. आपको एविडेंस A, B, C मिला, आप तीनों को सुपर इम्पोज कीजिए, जिसमें आपको ज़्यादा वेटेज नज़र आता है, दैट बिकम्स द ट्रुथ. एंड हिस्ट्री स्टडी ऐसी होती है, आप ये नहीं बोल सकते कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि आप भी कुछ एविडेंसेस के बेसिस पे बोल रहे हैं. जैसे मेरे और आपके बीच में अभी बात हो रही है, किसी ने आपके बीच में बात सुनी और ही इज़ अ आई विटनेस, उसने मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाई या कुछ उसने एक्सप्रेस किया. कई बार वो लैंग्वेज भी थोड़ी चेंज हो गई होगी, लेकिन एटलीस्ट जो सब्सटेंस से वो वही रहा होगा जो हमारे बीच में हुई है, जिस तरह से हमने बात करी है. हिस्ट्री में लेकिन आई एम श्योर जो इसमें ट्रेंड है, मैं यही समझना चाह रही हूँ कि ऐसी क्या चीज़ है जो उन्हें रोकती है इस तरह की रिसर्च करने के लिए. आई एम श्योर दे आर ट्रेन्ड इन इट, तो ऑब्वियसली वो बिकॉज इस टेक्निक को जानते होंगे. The academics in history is very shoddy, and I am very honest about it because I see it
not only it's not about left wing, it's also about right wing. एंड मैं बहुत सीरियसली इस बात को बोल रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम लोग जो इतिहास की पढ़ाई करते हैं वो प्राइमरी सोर्स के नाम पर ट्रांसलेशंस यूज़ करते हैं. ट्रांसलेशन उनको मिल जाता है तो वी गॉट द प्राइमरी सोर्सेज, लेकिन ट्रांसलेशंस में बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है. जो मैंने ऑब्जर्व किया अपनी दूसरी किताबों को लिखते वक्त, कैसे पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशंस कम्स इनटू द पिक्चर उसके वजह से, और आपने ट्रांसलेशन को मान करके ये कर लिया है. आप इतना एफर्ट नहीं डालते हैं कि आप एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर को रखेंगे एज अ somebody who can aid you, you will get it translated. अब जैसे जो जर्मन डॉक्यूमेंट्स को मैं एक्सेस कर रहा था, अगर मैं चाहता तो जस्ट प्रो इजरायली बुक्स को उठा करके वहाँ से इंफॉर्मेशन लेकर के साइटेशन में मैं वो भी डाल सकता था. आई वुड हैव डन इट. लेकिन मैंने क्या किया, मैं आर्काइव्स को एक्सेस करके उनको ट्रांसलेट करवा के, जो ऑफकोर्स मुझे जर्मन नहीं आती है तो मैंने उसको ट्रांसलेट करवाया, वहाँ पे एग्जैक्टली जैसे फैक्ट्स हैं उसको कोलैबोरेट करवाया दूसरे ट्रांसलेटर से, वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट. जब मैं उससे अग्री कर पाया फिर जाकर के मैंने उसको सोर्सेज को लेकर के नैरेटिव को प्रेजेंट करने की कोशिश किया. अब जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है, वेदर इट इज़ JNU और अशोका यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी, कहाँ पे भी, क्या सच में स्टूडेंट्स ऐसा कुछ कर रहे हैं? पता नहीं, क्या शायद सेमेस्टर का प्रेशर होता है या क्या होता है कि आपको एक सर्टेन टाइम पीरियड में इतने काम ख़त्म करने होते हैं. बट हिस्ट्री एक इतनी इंटेंस सब्जेक्ट है, इसको बहुत, अब जैसे इतनी पतली सी बुक, पतली मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये इट्स थिक, बट स्टिल जस्ट 500 पेजेस. फॉर दिस 500 पेजेस आई टुक 5 years. मुझे 5 साल लगा. तो क्या इतिहास के स्टूडेंट के पास इतना समय है? और अगर उनको इतना समय नहीं मिल पा रहा है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारे एकेडमिक पॉलिसी मेकर्स की कि हिस्ट्री को एक बहुत ही सीरियस सब्जेक्ट की तरह देखा जाए. कंटेंट कम दीजिए उनको, ज़्यादा मत दीजिए अगर पढ़ने के लिए, लेकिन उनके प्रोसेसेस थॉरो होने चाहिए. अगर कोई जर्मन हिस्ट्री की बात कर रहा है उसको जर्मन आर्काइव बिल्कुल एक्सेस करना ही चाहिए. इंडियन हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री की बात कर रहा है उसको जितने तारीख्स हैं उसको एक्सेस करना ही चाहिए. उसके बिना वो सेमेस्टर में आगे बढ़ना नहीं चाहिए उस बच्चे को. लेकिन दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द प्रोसेस. पर वो हो सकता है उसके पीछे एजेंडा भी एक कारण हो ना. एजेंडा बिल्कुल कारण हो सकता है, और क्योंकि यहाँ पे ये है कि हम अपने तरह के कुलीस बनाते जाते हैं. पर हम जब यहाँ की बात करते हैं और कॉलोनियल इन्फ्लुएंस की बात करते हैं कि हमारे हिस्टोरियंस पे कॉलोनियल इन्फ्लुएंस रहा, तभी वो जो है भारत की हिस्ट्री को उस तरह से नहीं प्रस्तुत कर सके जिस तरह से कायदे में करना चाहिए था. लेकिन मैं वही वापस से उस सवाल पे आऊँगी कि हमारे ऊपर ऐसा क्या बंधन है कि हम इस हिस्ट्री को, नाज़ी हिस्ट्री को या इस्लामिक हिस्ट्री को, हम उसके असल स्वरूप में ना प्रस्तुत करें. एक तो वो एक हमेशा से एक प्रेशर रहता है कि आप जिसको आप माइनॉरिटी समझ रहे हो उसके लिए आपके मन में ऑटोमेटिक, राइट फ्रॉम वेरी इनिशियल डेज, आपके मन में एक सिंपैथी भर दी जाती है. अब इट रिफ्लेक्ट्स इवन इन जर्नलिज्म. जैसे क्राइम डूअर अगर मुस्लिम है तो उसका नाम, उसको तांत्रिक लिखेंगे. So that's how even journalism is a great example to show that how the narrative works. आपके मन में ऑटोमेटिकली सिंपैथी आ जाती है. जब मैंने जर्नी शुरू की थी टू टॉक अबाउट मुगल्स, मैं भी थोड़ा एपोलोजेटिक हो जाता था. मैं अपने शब्दों को बहुत थोड़ी मिन्स करने की कोशिश करता था, ये देखता था कि आसपास कौन, ये बहुत होता था मेरे साथ. लेकिन विद द टाइम आई लर्न दैट इतिहास क्या है, सत्य है. हम सत्य प्रस्तुत कर रहे हैं, और अगर आपको सत्य प्रस्तुत करने की आप में इतनी साहस नहीं है तो आप इतिहास करो ही नहीं. और ज़्यादातर जितने भी लोग इतिहास की पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ा रहे हैं वो एजेंडा ड्रिवन होते हैं, क्योंकि उनका एजेंडा ये है कि उनको सिंपैथी दिखानी है. ये भी एक एजेंडा होता है. अगर आपके मन में ये है कि मुझे सिंपैथी दिखानी है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, आपका वो एजेंडा हो जाता है. तो जैसे राइटफुली शशि थरूर ने एक बार या तो विक्रम संपत या हर्ष मधुसूदन या किसी के साथ इंटरव्यू में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में उन्होंने बोला था कि हमने सच में हिस्ट्री को क्रिकेट किया था, या शायद साई दीपक के साथ, बिकॉज इट वॉज अ यूनिटी प्रोजेक्ट. हमने झूठ बोला बट इट वॉज फॉर द यूनिटी प्रोजेक्ट, एंड दैट्स ट्रू. बिकॉज व्हेन द वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट में शुद्धो अशुद्धो का कॉन्सेप्ट आया था, क्या सही है क्या गलत है, उन्होंने तय किया क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है. तो ये बिल्कुल हुआ, एजेंडा तो था. लेकिन एजेंडा के साथ साथ वेदर जो एकेडमिशियन है उसका इंटेंट अच्छा था या बुरा. जैसे मैं अभी भी बोलता हूँ कि जब मैं कम्युनिस्ट था मेरा इंटेंट अच्छा था,
मेरा इंटेंट ऐसा नहीं था कि मैं डिस्ट्रक्शन करना चाहता हूँ, जैसे जो रेड कार्ड होल्डर अक्सर होते हैं, मेरा अभी वैसा आप कम्युनिस्ट नहीं रहे ना, आपका इंटेंट अच्छा था। सो दैट अपार्ट, बट इंटेंट भी मैटर करता है, लेकिन मैक्सिमम एकेडमिशियन का शायद इंटेंट भी मलेशियस होता है. वी डोंट नो कौन उनका रिपोर्टिंग मैनेजर है, वी डोंट नो हाउ द थिंग्स वर्क, बिकॉज इसीलिए कितने करियर्स पास्ट में डिस्ट्रॉय कर दिए गए. वी हैव हर्ड द स्टोरीज ऑफ Professor Habib destroying so many careers. KK Mohammed faced a wrath. Every civilization has stories worth remembering. If you want to be part of reclaiming the Indic narrative, subscribe to this podcast right now and share it with those who value our heritage.